ठीक। देखिए, इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब है वो बेनिफिट जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, उसकी बेस पर उसको जो इंटरनली बेनिफिट्स मिलते हैं वो कहलाते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। और एक फर्म जो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी उसकी बेस पर जो उसको एक्सटर्नल बेनिफिट मिलेंगे वो कहलाएगी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है। तो जब एक फर्म लार्ज स्केल प्रोडक्शन में काम कर रही है, उसकी बेस पर उसको जो बेनिफिट मिलने वो क्या कहलाएंगे? इंटरनल इकोनॉमीज। तो वो हमने डिस्कस किए कि उसमें एक टेक्निकल इकोनॉमिक्स था, कि जब एक फर्म अपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन में काम करेगी तो उसकी टेक्निकल स्किल्स बढ़ जाएंगी। यानी एक फर्म जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसकी जो वो है क्या कहते हैं स्किल्स है, वो कितनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी? वो बना रही है 100 यूनिट्स, और एक फर्म बना रही है 1000 यूनिट्स या मिलियन यूनिट्स में काम कर रही है। तो उसकी टेक्निकल जो बेनिफिट है वो बढ़ जाएंगे। उस एक फर्म जिसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, उसकी टेक्निकल जो एक्सपर्टीज है दूसरी फर्म से ज़्यादा होगी जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में काम करती है। ठीक है। फिर उसके बाद उसके मैनेजरल स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, फाइनेंशियल उसको इकोनॉमिक्स मिलेंगे, फाइनेंशियली उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क बेयर कर सकती है। वो बाइंग सेलिंग उसको इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, उसको पता है कहाँ से खरीदना है, किस रेट पर किस तरह खरीदना है, किस तरह सेल करना है। अपने कैपिटल को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रही है इसलिए कि उसने मैक्सिमम लेवल पे काम कर रही है। उसकी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट की स्किल उसके पास ज़्यादा होंगी। और इसी तरह वो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स में भी अपने आप को इम्प्रूव कर लेगी। ये तो एक्सटर्नल बेनिफिट थे कि जब एक फर्म, सॉरी इंटरनल बेनिफिट थे, जब एक फर्म जो है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी, अपना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ा देगी, तो उसके बेस पर जो इंटरनली उसको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो कहलाते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तो इंटरनल डिस्कस हो गए। अब आगे चलते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। External economies are those advantages or benefit which arise to each member's firm as a result of expansion of the industry as a whole. एक्सटर्नल इकोनॉमीज वो एडवांटेजेस, वो बेनिफिट्स होते हैं जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, उसकी बेस पर जो उसको एक्सटर्नली बेनिफिट्स मिलते हैं वो कहलाती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होंगे? काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। Economies of concentration. When a particular industry is concentrated at a particular area, all the firms including in an industry enjoy some common benefit. जब एक फर्म या एक इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर एरिया में काम करती है तो उसके बेस पर उससे रिलेटेड तमाम फर्म्स को बेनिफिट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक यहाँ पे प्लांट लगाया और प्लांट हमें उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। हम जो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में कोई चीज़ बना रहे हैं, समझे मार्कर बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, कोई चेयर्स बना रहे हैं, तो उसका रॉ मटेरियल तो हम उसी फर्म से खरीदेंगे जो जिससे हमें खरीदना है, यानी रॉ मटेरियल दूसरी फर्म से लेंगे हम। जब हम लार्ज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें लेबर चाहिए, ठीक है, हमें बैंक की फैसिलिटीज़ भी चाहिए, हमें
इंश्योरेंस कंपनी की फैसिलिटीज़ भी चाहिए। यानी एक फर्म जब मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करती है, इंक्रीज करती है, तो उससे रिलेटेड और उससे हट के भी दूसरी जो फर्म्स हैं उनको उसके बेनिफिट मिल रहे होते हैं। यानी जब यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी तो रॉ मटेरियल तो हम यहीं से खरीदेंगे, इसी फर्म से खरीदेंगे। बैंक की फैसिलिटीज भी यहीं पे यूज करेंगे, तो बैंक को भी प्रमोट हो रहा है, बैंक को फायदा हो रहा है। हमें अपना कंपनी का इंश्योरेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा मिल रहा है उसका। ठीक है। तो फर्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं। These economies relate to those benefits which all the firms being included in an industry may derive from the information that are usually provided by the trade and technical journal and the research institutes. ये वो बेनिफिट्स होते हैं जो एक फर्म या इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्शन को, आउटपुट को इंक्रीज करती है। किस बेस पर? ये उन इंफॉर्मेशन की बेस पर जो ट्रेड और टेक्निकल जर्नल और रिसर्च इंस्टीट्यूट उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो रिसर्च जर्नल, जो ट्रेड और टेक्निकल और रिसर्च इंस्टीट्यूट बता रहे होते हैं, उसकी बेस पर फर्म अपनी आउटपुट को एक्सपेंड करती है। जब तक कि किसी कंट्री में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिसर्च और इंडस्ट्री का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, तो वो इंडस्ट्री कभी प्रमोट नहीं करती। इसलिए कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च स्कॉलर ये बता रहे होते हैं कि ये गैप आ रहा है, इसको आप फिल करें। वो रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च करने के बाद बताते हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर ये जो है ये गैप आ रहा है, इसकी जो है क्वालिटी का इशू है, कलर का इशू है, पैकिंग का इशू है, प्राइस का इशू है, स्टैंडर्ड का मसला है, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, प्रमोशन का मसला है, कोई भी एक्स वाई सेट। फिर फर्म उन इंफॉर्मेशन की बेस पर उस गैप को फिल करती है और उसके बाद अपनी जो प्रोडक्शन है उसको, साइज ऑफ वॉल्यूम है या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, उसको इंक्रीज कर लेती है। जो इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी फर्म को एक्सटर्नल बेनिफिट ये मिलते हैं कि फर्म उन रिसर्च जर्नल, उन रिसर्च इंस्टीट्यूट और ट्रेड और टेक्निकल जर्नल से बेनिफिट लेती है और उसकी बेस पर अपने आउटपुट को एक्सपेंड करती है। नंबर थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन। इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन मीन्स the process of the specialization increase the efficiency of the firm, which help in decreasing cost of production. जब एक फर्म एक पार्टिकुलर एरिया में काम कर रही होती है, ये अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, तो क्या होता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। यानी उस प्रोडक्ट में, उस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है। यानी स्पेशलाइजेशन की बेस पे फर्म की जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाती है। जब फर्म की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो उसकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ यूनिट डिक्रीज। इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मीन्स उसको एक्सटर्नल जो थर्ड बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि उसकी स्पेशलाइजेशन की जो स्किल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। यानी जब एक यूनिट वो मिलियन क्वांटिटी पे मैन्युफैक्चर्ड करेगी, मिलियन क्वांटिटी में, तो उसकी फर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाएंगी। ये स्पेशलाइजेशन में होता है, जैसे जैसे आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ
द फर्म इंक्रीज। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मीन्स फर्म की जो स्पेशलाइजेशन है वो इंक्रीज होगी फिलहाल। तो ये फर्म को सेकंड बेनिफिट मिला। तुमने क्या डिस्कस किया स्केल ऑफ प्रोडक्शन में? लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो उसको दो बेनिफिट मिलते हैं, एक इंटरनल बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट, जिसको हमने कहा कि इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, यहाँ तो कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, तो अब आप पूछ सकते हैं, ताकि पहले मैं वो क्लियर कर दूँ फिर आगे बढ़ें। जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं उसमें दोनों गुड्स एंड सर्विसेज की ही बात हो रही होती है। इनटेंजिबल का मतलब होता है इनविजिबल, यानी जिनको आप देख और छू नहीं सकते ना, इनटेंजिबल है।
एक्सटर्नल इंटरनल बेनिफिट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब एक फर्म अपनी आउटपुट को इंक्रीज करती है उसकी बेस पर जो उसको इंटरनल बेनिफिट्स होते हैं, कि उस जब इंटरनल बेनिफिट, जब उसकी आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, उसके पास जो है क्या कहते हैं, उसको फाइनेंस का इशू नहीं होगा, उसकी टेक्निकल स्किल्स बढ़ जाएंगी, उसकी मैनेजरल स्किल्स बढ़ जाएंगी, ये सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये इंटरनल बेनिफिट है। और आउटपुट इंक्रीज करने की बेस पर उसको जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं, कि एक्सटर्नल बेनिफिट्स मींस कि उस कंपनी, उस फर्म और उससे रिलेटेड तमाम फर्म्स को बेनिफिट मिलेंगे। ये बाहर की बात हो रही है, जैसे कि जब फर्म एक पर्टिकुलर एरिया में काम करेगी तो उस एरिया में जो दूसरी फर्म्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। रॉ मटेरियल तो मुझे आपसे ही खरीदना है, तो आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। मैं बैंक भी यूज़ करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस भी करवाऊंगा, ठीक है, रॉ मटेरियल भी लूंगा। तो उस कंपनी की प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगी तो उससे रिलेटेड जो दूसरी फर्म्स हैं उनको भी उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आवाज़ नहीं आ रही? क्लियर आ रही है आवाज़ अब? ठीक है, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल बेनिफिट्स हो गए। नेक्स्ट, returns to a factors and return to scale. Returns to a factor and returns to scale. Returns to a factors and returns to scale are two important laws of production. Both laws explain the relationship between inputs and outputs. इन्हें टू लॉस की बात हो रही है यहाँ पर। रिटर्न टू अ फैक्टर्स एंड रिटर्न टू स्केल, दोनों क्या हैं? ये लॉ हैं, ये लॉज हैं। किस चीज़ के? प्रोडक्शन के। बोथ लॉज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इन दोनों लॉज में इनपुट एंड आउटपुट की बात हो रही होती है। बोथ लॉज हैव थ्री स्टेजेस ऑफ इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। जब हम बात कर रहे हैं रिटर्न टू फैक्टर्स एंड रिटर्न टू स्केल, क्या है ये दोनों जो हैं कवानीन हैं। किस चीज़ की कवानीन है? लॉज। किस चीज़ के लॉज हैं? प्रोडक्शन के लॉज। इसकी थ्री कंडीशंस होती हैं। एक होता है आपका इंक्रीज, कांस्टेंट एंड डिक्रीज रिटर्न। इवन देन देयर आर फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन टू लॉज। इन दोनों में डिफरेंस, मजीद जो डिफरेंसेस है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू फैक्टर्स एंड रिटर्न टू स्केल. Returns to factor relate to the short period production function when the quantities of some inputs are kept fixed and the quantity of one or few inputs are changed. Return to factors relate करता है short time period से। short time period जिसे हमने डिस्कस किया, दो हम बात कर रहे हैं, एक रिटर्न टू फैक्टर से और सेकंड है रिटर्न टू स्केल। ठीक है, रिटर्न टू फैक्टर्स मींस शॉर्ट टाइम पीरियड की बात हो रही है। when the quantity of some inputs are kept fixed and the quantity of one or few inputs are changed. जब आप जो है कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं, कुछ को वेरी कर देते हैं और कुछ को कांस्टेंट रखते हैं, सॉरी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, शॉर्ट टाइम पीरियड में लेबर और कैपिटल इंक्रीज करेंगे आप। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब है आप रिटर्न टू फैक्टर की बात कर रहे होते हैं, और रिटर्न टू फैक्टर्स में आप लेबर और कैपिटल को चेंज करते हैं। This kind of production function are studies under laws of return and law of variable proportion. और इस कॉन्सेप्ट में यानी लॉज रिटर्न टू फैक्टर्स में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। रिटर्न्स टू फैक्टर्स में कितने आते हैं कॉन्सेप्ट? टू कॉन्सेप्ट या टू लॉज आते हैं। फर्स्ट का नेम है लॉज ऑफ रिटर्न, सेकंड का नेम है लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस।
These are also called short run production function. इसको हम short run production function भी कह सकते हैं. The short run is a period during which one or more factors of production are fixed in amount. There is no time to change plant or equipment of an enterprise. यानी शॉर्ट टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप वन और मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं आप. ठीक है. और यानी लेबर और कैपिटल को आप वेरी करते हैं और बाकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं आप, उसकी बेस पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं. तो रिटर्न टू फैक्टर्स मींस शॉर्ट टाइम पीरियड की बात हो रही है. और रिटर्न टू फैक्टर्स में कितने लॉज आते हैं? 2 लॉज आते हैं. फर्स्ट है लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है. नेक्स्ट है रिटर्न्स टू स्केल रिलेट टू लॉन्ग पीरियड. यानी लॉन्ग टाइम पीरियड की बात हो रही है. जब हम रिटर्न टू स्केल की बात हो रही है इसका मतलब है आप लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन अ फर्म चेंज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन बाय चेंजिंग वन और मोर ऑफ इट्स फैक्टर्स, or the production function in which all inputs are changed. This form the subject matter of the law of return to scale. यानी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का मतलब हो गया आप लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिसमें तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं आप. These are also called long run production function. इसको आप long run production function भी कह सकते हैं. The long run is a period during which all factors become variable. Long run वो period है जिसमें तमाम factors vary हो जाते हैं. A new plant can be constructed in place of an old one. और इसमें आप ये करते हैं कि आप न्यू प्लांट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, न्यू प्लांट लगा सकते हैं, अपने बिजनेस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है. रिटर्न टू स्केल मीन्स लॉन्ग टाइम पीरियड. रिटर्न टू फैक्टर्स मीन शॉर्ट टाइम पीरियड. शॉर्ट टाइम पीरियड में कितने लॉज हैं? लॉज ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ कॉस्ट. लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ कॉस्ट. नेक्स्ट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या बात कर रहे होते हैं? आप देख रहे होते हैं लॉज ऑफ रिटर्न की बात करते हैं इसमें हम. देखिए आप चैट पर मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं. जो क्वेश्चन आपको पूछना है जस्ट आप वो सेंड करें, गैर ज़रूरी बातें नहीं करें. ठीक है. ये डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार. लॉज ऑफ रिटर्न भी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. इफ द अच्छा लॉज ऑफ रिटर्न क्या होता है? अच्छा, द रिटर्न का मतलब है, लॉज ऑफ रिटर्न का मतलब है बेनिफिट, प्रॉफिट. जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो आपको रिटर्न मिल रहा है, उसकी कवरिंग की बात हो रही है. If the quantity of one or more factors of production are kept constant, while the quantities of other factors are gradually increased, in the result to a certain point, marginal output increase. Marginal output यानी जो आपकी marginal output है या marginal जो production है वो increase हो जाएगी. कब होगी? Then constant and finally decline. क्या बोलना चाह रहा है कि जब आप one or more factors of production को constant रखते हैं, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड की बात हो रही है जैसे कि अभी हम डिस्कस किया. शॉर्ट टाइम पीरियड में आप क्या कर रहे होते हैं? आप जो है लेबर को, सॉरी लैंड को और ऑर्गेनाइजेशन, लेबर और कैपिटल के अलावा अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देते हैं आप, और सिर्फ लेबर और कैपिटल को इंक्रीज कर रहे होते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में, इसलिए कि शॉर्ट टाइम पीरियड में इजीली इंक्रीज हो जाता है. जब शॉर्ट टाइम पीरियड में लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करते हैं उसकी बेस पर क्या हो रहा होता है? हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं. In the result, to a certain point, marginal output increase, constant and finally decline. जैसे जैसे आप लेबर और कैपिटल को वेरी करते हैं, अदर फैक्टर को कांस्टेंट करने के बाद इन 2 फैक्टर्स को वेरी करते जाते हैं, उसकी बेस पर आप 3 फेजेस आपके सामने आते हैं. पहले तो आपकी जो मार्जिनल आउटपुट है वो इंक्रीज होती है, देन उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है एंड फाइनली डिक्लाइन हो जाती है. वो जो आपकी आउटपुट इंक्रीज होती है वो कहलाता है आपको लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न.
देन जब आपकी आउटपुट कांस्टेंट हो जाती है वो कहलाता है आपका कांस्टेंट रिटर्न, और फाइनली जब वो डिक्लाइन हो जाती है तो कहलाता है डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है। व्हेन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर कंबाइंड टुगेदर in various proportions, three different situations arise. These situations are given the name of laws of return. These are three laws of returns. They are law of increased return, law of constant return, law of diminishing return. ठीक है। लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न को हम नेम देते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। यानी जैसे जैसे आपकी रिटर्न इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगी। तो पूरा नेम क्या है इसका? लॉ ऑफ रिटर्न इंक्रीज रिटर्न या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। जैसे जैसे आपका रिटर्न इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, आपकी कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न या कांस्टेंट कॉस्ट। जब आपकी रिटर्न कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा आपके रिटर्न में। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन कांस्टेंट है तो आपकी कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी। जब आप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रहे तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट रिटर्न मीन्स जब आपकी जो रिटर्न कांस्टेंट होगा तो आपकी कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी। कॉस्ट जब इंक्रीज होगी ना, आप अपनी प्रोडक्शन में इंक्रीज करेंगे, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आपका कॉस्ट इंक्रीज होगी। जब आपकी रिटर्न कांस्टेंट है तो कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी। थर्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मीन्स जब आपकी रिटर्न या प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट था, फर्स्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जब आपकी रिटर्न इंक्रीज होगी तो आपकी कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी कॉस्ट। इंक्रीज रिटर्न यानी डिमिनिशिंग कॉस्ट, तो डिमिनिशिंग रिटर्न इंक्रीज कॉस्ट। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, कॉस्ट डिक्रीज होगी। प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगी, कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कब हो रहा है? जब आप वन और मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और अदर फैक्टर्स को वेरी करते हैं। जब आप लेबर और कैपिटल को चेंज करके और बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो थ्री कंडीशन सामने आती हैं कि आपकी मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज होगी फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में कांस्टेंट हो जाएगी, और थर्ड फेज में वो डिमिनिशिंग होगी यानी डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लॉज ऑफ रिटर्न। लॉज ऑफ रिटर्न के हमने ग्राफ बनाए थे क्लास में, ज़रा मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, और अपनी बुक कॉपी में जो मैंने ग्राफ बनाए थे उसको चेक करें। ठीक है, और ये आप ज़रा शेड्यूल चेक करें, इसमें कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो पूछें।
जी देखिए, इसमें देखें ना आप क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें एमपी और एमसी का हमने ग्राफ बनाया था। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ लेबर्स और कैपिटल इंक्रीज होगा तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। फर्स्ट आपने लेबर लगाई, आपको मिली 5 प्रोडक्शन की, फिर देन आपने सेकंड लेबर लगाई, आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन 10 से इंक्रीज हो गई। 10 से इंक्रीज कैसे हो गई? जो मैंने आपको उसमें ग्राफ शेड्यूल दिया था, बनवाया था, उसमें टोटल प्रोडक्शन जो है ना, वो देखिए यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं कि आपने 5 यूनिट बनाए तो एमपी आपकी 5 है। देन आपने जो है मजीद 10 यूनिट्स बनाए तो कितनी हो गई? 15 हो गई। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। फिर आपने मजीद 15 यूनिट्स बनाए तो 15 और 15 30 यूनिट्स हो गए। फिर आपने 10 यूनिट्स बनाए, 20 यूनिट्स बनाए सॉरी, तो 30 और 20 50 हो गए। हो क्या रही है कि आपकी मार्जिनल टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रही है। हम बात करें एमपी की, बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी लेबर और कैपिटल इंक्रीज होगी, आपकी एमपी एक वक्त तक इंक्रीज होगी, देन कांस्टेंट हो जाएगी और डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो जब इंक्रीज होगी ये कहलाता है इंक्रीज रिटर्न, कांस्टेंट कहलाती है कांस्टेंट रिटर्न, और डिमिनिशिंग में डिमिनिशिंग रिटर्न। बिल्कुल इस चीज़ के बेस पर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जैसे जैसे आपकी लेबर और कैपिटल इंक्रीज होगी, आपकी कॉस्ट फर्स्ट इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्लाइन होगी, देन कांस्टेंट होगी और ये इंक्रीज हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है? मैंने भी आपको बताया था, इंक्रीज रिटर्न में आपकी कॉस्ट डिक्रीज होती है। ये कब कहाँ डिस्कस किया हमने? पीछे ये रहा, इंक्रीज रिटर्न डिमिनिशिंग कॉस्ट। ठीक है, ये यहाँ में हमें क्लियर हो रहा है, इंक्रीज रिटर्न डिमिनिशिंग कॉस्ट। नेक्स्ट था कांस्टेंट रिटर्न कांस्टेंट कॉस्ट, तो कांस्टेंट रिटर्न कांस्टेंट कॉस्ट, ये देखें आप। ठीक है, और नेक्स्ट था डिमिनिशिंग रिटर्न इंक्रीज कॉस्ट, ये डिमिनिशिंग रिटर्न इंक्रीज कॉस्ट, ये इंक्रीज हो रही कॉस्ट। एमपी की बेस पे जो हमने ग्राफ बनाया वो ये है, इंक्रीज रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। और एमसी की बेस पे जो ग्राफ बना है एमसी का वो ये है, डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट, इंक्रीज कॉस्ट। ये दो ग्राफ बने और हमने क्लास में इसको हमने डिस्कस भी किया था पहले। ठीक है, इसमें कुछ चीज क्लियर पूछ लें। अटेंडेंस लग चुकी है, अटेंडेंस की टेंशन नहीं लें आप। अभी जो मौजूद हैं सबके अटेंडेंस लग गई है। ये इंक्रीज कॉस्ट, ये है लॉज ऑफ रिटर्न, और ये लॉ ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा अभी। ये मीटिंग जो है बस क्लोज होने वाली है। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये क्लोज होने वाली है, कुछ सेकंड्स रह गए हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अभी इसको अपलोड भी कर रहा हूँ, उसका लिंक सेंड कर दूंगा आपको। और आप ग्राफ बनाएंगे, एमपी और एमसी का ग्राफ बनेगा बस। एक्स एक्सिस पे आप रखेंगे लेबर कैपिटल और वाई एक्सिस पे रखेंगे एमपी। फिर सेकंड ग्राफ में लेबर कैपिटल एक्स एक्सिस पे होगा, वाई वाई कैपिटल पे होगा एमसी। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मुझे आप ग्रुप में डिस्कस कर लेगा, मैं उसमें आपको बता दूंगा। अटेंडेंस लग गई है, ठीक है, बाकी ग्रुप में डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफिज़।